जी नमस्कार मित्रों। तो किले पे चर्चा उसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत। सर आज का मुद्दा है क्या आतंकवाद कम हो रहा है, क्योंकि इस पर द हिंदू अखबार में डॉक्टर शशि थरूर की एक बेहतरीन कॉलम आई थी कि आतंकवाद के जो आंकड़े हैं वो वास्तविकता छुपा रहे हैं। वो ऐसे कि 2025 में हम सिर्फ डेटा से बात करें तो आतंकवाद में मरने वालों की संख्या पहले के मुकाबले 28% कम हुई है। लेकिन ये आतंकवाद का स्वरूप थोड़ा बदल चुका है कि 70% घटनाएं एशिया और अफ्रीका के कुछ ही देशों में सीमित है। पहले जो बड़े प्लान्ड अटैक होते थे 9/11 26/11, उसकी जगह आजकल लोन वुल्फ फैक्टर, इंटरनेट से रेडिकलाइज होके जो चीज़ हो रही है, जिसे प्रिडिक्ट करना स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं ये वास्तविकता छुपा रहे हैं, लेकिन शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और वो पॉलिसी मेकर इसको देखना नहीं चाहते या फिर देखकर भी अपने हिसाब से समझना नहीं इग्नोर कर चाहते। तो प्रतीक सर इस पर आप थोड़ी प्रकाश डालिए क्या है। मतलब सर टेररिज्म को अगर आप पहली बात तो प्रॉब्लम में ये देख लीजिए कि हम जब इसको कहते हैं ना कि कम हो रहा है या इस तरह की बातें सरकारों के द्वारा भी पेश की जाती है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टेररिज्म की यूनिवर्सल आज की तारीख में डेफिनेशन क्या है। आपको यूनाइटेड नेशंस के कंटेक्स्ट में या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में देखोगे तो किसको टेररिज्म इवेंट के रूप में या कौन सी घटना को टेररिज्म इवेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है, वो कोई यूनिवर्सल आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो इसमें एक कंट्री जो घटना को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताएगा, दूसरा कंट्री कहेगा कि ये हमारे ऊपर टेरर अटैक के रूप में। आप भारत के केस में ही देखने की कोशिश करोगे तो इंडिया ये प्रॉब्लम से जड़ से बहुत सारी इश्यू मतलब इतने सालों से सहन कर रहा है। 1990 से ही आप देखोगे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के रूप में। पर इंडिया में आप जब भी टेरर अटैक देखोगे तो शब्द यूज किया जा रहा है, गनमैन स्टॉर्म इनटू सो एंड सो प्लेस, किल सो एंड सो टूरिस्ट ओवर देयर। नहीं भाई, ये टेरर अटैक था पहली बात तो। अब इन सब के कारण जब ग्लोबल डेटा एक्यूमुलेशन किया जाता है, सो कॉल्ड बड़े-बड़े एनजीओज़ है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो थिंक टैंक्स है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो एक घटना को इसी प्रकार की टेरर अटैक को बेसिकली जो इंडिया में हो रही है या दुनिया के ऐसे देशों में हो रही है, उसको डाउन प्ले कर देगा और इन सब के कारण आँकड़ों की ये पूरी-पूरी गेम होती है। तो पहली गेम जो है, एक तो एक इंडस्ट्री के रूप में इसको अस्वीकार करना। दूसरी गेम ये है कि घटना को अलग तरह से परसीव करना और अपने हिसाब से डिफाइन कर देना। क्योंकि टेररिज्म एक डेफिनेशन नहीं होना। टेरर ग्रुपिंग्स के केस में आप देखोगे तो उनको एक आउटफिट के रूप में आइडेंटिफाई करना या मिलिशिया के रूप में आइडेंटिफाई करवाना। तीसरा, उनके ऊपर बैनिंग नहीं रखना और बैन किया तो दूसरे शैडो नाम से उनको फिर से अलाउ करना और डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल सी कि वो सर्वाइव करते रहे और उसमें अगर कोई घटना होती है तो उसको छिटपुट करके डाउन प्ले कर देना। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपको यही लगेगा कि भाई कम हो गया है। ये तो वही बात हो गई ना सर, ये पुलिस के अंदर भी होता है। एनसीआरबी का आप डेटा देखोगे ना, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के केस में, तो उसमें कहा जाएगा कि फलानी-फलानी जगह के ऊपर क्राइम कम हो गया। अरे! रिपोर्टिंग ही नहीं हुआ था। रिपोर्टिंग ही नहीं हुआ था तो ऑटोमेटिकली आपको आँकड़ों के अंदर कम दिखेगा। यहाँ रिपोर्टिंग हो रहा है पर उसकी डेफिनिशन और उसकी इंटरप्रिटेशन अलग तरह से ली गई है। तो जब अलग तरह से ली गई है तो फिर ऑब्वियस है। इनफैक्ट ये जो 5 देशों के केस में भी आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, इसमें भी एशिया, अफ्रीका के, इनफैक्ट यूरोप के अंदर भी सर हो रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो रहा होगा। पर उसकी डेफिनिशन अलग तरह से आपने दे दी, इवेंट को अलग तरह से पर्सीव कर दिया। कोई टेरर इंसिडेंट हो रहा है, उसको आपने एक तरह से डिफाइन किया तो फिर ऑटोमैटिकली आपके आंकड़े तो कम ही दिखेंगे ना सर। अच्छा सर, अब ये जो नई सिक्योरिटी में चुनौतियां हो रही है कि जो ब्लिक प्लान अटैक की जगह पर लोन राइट। वुल्फ और इंटरनेट रेडिकलाइजेशन से आ रहे हैं, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे लड़ा जाए इसे। सर मतलब इसमें ये जो कमी जो हुई है ना, उसमें एक जो प्लान्ड अटैक्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, जैसे भारत के केस में देख लो। समवेयर इन द मिड 2000 से लेके आज से कुछ साल पहले तक आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली अटैक्स हो रहे थे क्योंकि पोरस बॉर्डर्स हुआ करती थी, सिक्योरिटी चैलेंजेस थी। अब धीरे-धीरे करके क्या किया है कि एक-एक करके लेयर्स बने सिक्योरिटी के, राइट? इंटेलिजेंस के, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से देखोगे, रेडिकलाइजेशन ना हो उसके लिए। और इन सब के कारण जो बड़े जैसे 26/11 या आपने 9/11 टाइप ऑफ इवेंट्स बताए, वो कम हो गए। पर उसके बावजूद भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखिए इज़राइल के अंदर ये 7 अक्टूबर वाली घटना बनी 2 साल पहले, राइट? तो क्या वो उसका जो लेवल या उसका जो स्केलिंग हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो वो स्केल ऐसा था कि 10 साल में या 15 साल में इज़राइल के ऊपर इतना भारी अटैक नहीं हुआ होगा, जितना हमास ने 7 अक्टूबर के दिन 2 साल पहले किया, राइट? तो वो एक ही इवेंट ऐसा है जो आपके अगले 5-10 साल के आगे-पीछे की जितने भी टेरर अटैक्स होंगे उसको सफाइज़ कर देगा, उसको बड़े स्केल के ऊपर लेके आ जाएगा। तो एक आँकड़ों के हिसाब से तो वो एक ही है,
मतलब वो कहा जाएगा कि एक ही इंसिडेंट था। बट देन ओवरऑल आप उसकी इम्प्लीकेशंस देखिए, जो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन देखोगे, तो आपको बड़ी होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इनमें आज की तारीख में सर ये जो प्रॉब्लम आप जो कह रहे हो कि भई ये जो प्रॉब्लम है, कि बड़े प्लान्ड अटैक्स तो नहीं हो रहे, पर ये जो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं? तो देखिए सर, अब 2 तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। भारत के केस में, क्योंकि टेररिज्म इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी जुड़ा हुआ है, ड्रग्स भी जुड़ा हुआ है। ख़ास करके इंटरनल कौटिल्य ने आज से जब 2500 साल पहले या 2300 साल पहले अर्थशास्त्र लिखी, तो उसमें कहा था कि अ स्टेट इज़ एट ऑलवेज़ अ वल्नरेबली, और इट इज़ अ थ्रेट फ्रॉम 4 एक्टर्स। एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, एक होगा इंटरनली एडेड बाय एक्सटर्नल, यानी बाहर वाला मदद कर रहा होगा पर अंदर से विद्रोह हो रहा होगा। भारत आज की तारीख में आप देखोगे तो बड़ा अटैक नहीं देख पा रहा है, पर आपको लोन वुल्फ अटैक देखने को मिलेंगे। लोन वुल्फ अटैक कैसे होंगे? कोई चाकू लेके कहीं पे जाके घुसेड़ देगा। किसी के हाथ में गन आ गई, अब गन भी अलग-अलग तरह से आ रही है, खास करके हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है ड्रोन के थ्रू सप्लाई हो रहा है। बंदूक दी, या कोई कश्मीर की साइड में वैली क्रॉस करके आया इंसर्जेंसी के भाग के रूप में, देन यू विल सी कि टारगेटेड किलिंग्स किए जाएँगे। 1-2 के ऊपर गोली चलाई जाएगी और भाग दिया जाएगा, राइट? तो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, और इनको मतलब है ना, क्लब करना या ओवरऑल इसको कैच करना बहुत ही टफ हो जाता है हमारी एजेंसीज़ के द्वारा। आप देखिए कि हम लोन वुल्फ अटैक के केस में आपको ये पिछले साल रेड फोर्ट के ऊपर दिल्ली में बहुत ही दुखद घटना बनी, मतलब इट वाज़ सीन एज़, और उसमें कितना सारा आपको ये क्या कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, राइट? और दैट वाज़ इंडिजिनसली प्रोक्यूर्ड अराउंड, और ख़ासियत इसकी ये थी कि ये कोई आरडीएक्स कहीं बाहर से नहीं आया था। यहाँ के ही लड़के थे, यहाँ कहीं शायद मेडिकल का कोई स्टूडेंट था, और वो रेडिकल होके, मतलब रेडिकलाइज़्ड होके, उसका जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग किया गया था, उसके बाद ही इंडल्ज इंटू दिस पार्ट। तो हमारे लिए अब चैलेंज ये हो गया है कि भई बाहर से कोई ना आएगा, क्योंकि हमने उतनी सिस्टम तो बना दी है। पर अंदर से जो बच्चे रेडिकलाइज़ हो रहे हैं, जो यूथ को जहाँ से गाइडेंस मिलना चाहिए और कहीं और थीम के ऊपर चले जा रहे हैं, उसको रोकना बहुत बड़ा कठिन हो गया है सर टास्क। अच्छा सर, आजकल हम मतलब डिपेंड करता है कहाँ से कोई आदमी न्यूज़ कंज्यूम कर रहा है, कि अगर ट्विटर को फॉलो करें, तो इलॉन मस्क को खुद एक प्रकार से या तो वैलिडेशन मिल रहा है, या उसको मज़ा आ रहा है कि देखो यूरोपियन यूनियन ने अपनी सरहदें खोल दी और माइग्रेंट के प्रति वो इतना सजग नहीं रहा, इसलिए देखो ये इसने इसको छुरा मार दिया, इसने इसको ये मार दिया। और वो ऐसा बड़े-बड़े पेंट स्ट्रोक मार रहा है एज़ इफ कि एवरीथिंग इज़ टेररिज्म। राइट, चाहे वो रॉबरी किया हो, ड्रग्स का हो, या बहुत सारी बहुत बड़ी-सी भी केस। घटना हो। तो इससे एक ऐसी इंप्रेशन बन रही है कि शायद भारत से ज़्यादा आतंकवाद अब यूरोपियन यूनियन में है। तो एक्स आप इसको कैसे एनालाइज़ करते हैं? सर, इसमें मतलब 2 चीज़ है ना, जैसे अमेरिका में बैठा हुआ इलॉन मस्क इसको इस तरह से देख रहा है कि भई कोई अफ्रीकन माइग्रेंट गया इटली के अंदर, फ्रांस में गया, किसी के ऊपर गाड़ी चला दी। ये फ्रांस फ्रांस में या ईयू में आपको देखने को मिलता है, हर 2 साल का न्यूज़ है। 4-5 लोगों की कहीं पे परेड हो रही है, कोई गाड़ी लेके घुसेड़ के चला जाएगा, 2-4 को चाकू मार देगा, बंदूक नहीं तो कोई और तरह से। अब ये चीज़ हेट्रेड के कारण भी हो सकती है, रेसिज़्म के कारण भी हो सकती है। बहुत सारे इसके पीछे आप देखोगे तो डीप डाउन रेडिकल रीज़न्स भी आपको इसके अंदर से मिल जाएँगे। पर वो चीज़ वहाँ की सरकारें आप देखोगे तो उसको उतना ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप नहीं कर रही। वो कह रही है कि भई देखो, एक स्पेसिफिक मुद्दा है, उसको हम लोग डील कर रहे हैं। तो सामान्यतः इसमें 2 ग्रुपिंग्स आ गए हैं, मतलब दुनिया में भी इसी तरह से पर्सीव किया जा रहा है। क्या ये ग्लोबल टेरर नेटवर्क का पार्ट थे, कि इंटरलिंक थे, कि उसको कहीं से मैसेज आया था कि तुम्हें ये करके गाड़ी चढ़ा देनी है? या व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड था? अगर एक व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड है, आउट ऑफ रेडिकलाइजेशन, वो इंटरनेट से डेटा कंज्यूम करके, वीडियोज़ और न्यूज़ कंज्यूम करके इतना उसके अंदर हेट्रेड आ गया, तो किसी के ऊपर चाकू मार दिया और ये कर दिया। तो दैट शुड बी सीन एज़ अ वेरी सेपरेट इश्यू अराउंड। पर अगर वही व्यक्ति को कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई लिंक कर रहा है, और उसको कह रहा है कि देख, ये तेरे को पैसे भेज रहे हैं, इस रूट से पैसे आएँगे, इस रूट से तेरे को हथियार आएँगे, तेरे को यहाँ पे जाके ये कार्य करना है, तो देन उसको एक टेरर इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज़, जो हम लोग कहते हैं टेररिज्म एज़ एन इंडस्ट्री के रूप में, उस तरह से देखना चाहिए। क्योंकि इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेयर्स बाय लेयर सब कनेक्ट हो जाता है। ये जो सर आप बता रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन अब उसमें जितने ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, यदि वो मिडल ईस्ट या अफ्रीका से आए हैं, तो एक खास धर्म विशेष से आए होंगे। तो अब फिर उसको उस धर्म के साथ जोड़ के सारी चीज़ को एक तरफ, दिस इज टेररिज्म, और सामने उनके जो अपने पॉलिटिशियंस हैं, खासकर ब्रिटेन के अंदर, उनको अपना कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन दिखे, वो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिलीजन इसमें जब मिक्सअप होता है, इसे आप कैसे देखें? मतलब सर, रिलीजन हैज़ बीन मिक्स्ड अप राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द, विल सी, की द होल
टेरर मॉड्यूल्स आप देखने की कोशिश करोगे। अब इसमें मिडल ईस्ट में जो ख़ास करके वेस्ट एशिया से, सीरिया से लेके नॉर्दर्न अफ्रीका से जो माइग्रेशन हुआ है, उसमें हमने मतलब 2015 में आई स्टिल रिमेंबर आईसिस वाला जो वीडियो किया था, उसमें ये बात स्पेसिफिकली मैंने मतलब कहा भी था, और उस पीरियड में भी ये था कि यूरोप को इस बात के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रेफ्यूजीज़ को स्वीकार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सिविल वॉर लाइफ सिचुएशन हुई थी 2011 के बाद से। पर ये रेफ्यूजीज़ में कौन बंदा किस बैकग्राउंड से आ रहा है तुम्हें नहीं पता। बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स थे, बहुत सारे क्राइम लिंक थे। अब यूरोप में एक ऐसा वर्ग भी आया हुआ है जो अभी भी अपनी जो एथनिसिटी और अपनी जो रेशियल सुपीरियॉरिटी है और उसमें अपना कल्चरल सुपीरियॉरिटी वो भी दर्शाने की कोशिश करेगा। अब इसमें होता क्या है कि एक सीरियन माइग्रेंट ने कुछ एक विशेष प्रकार की घटना को अंजाम दिया, किसी को चाकू मार दिया, पर उसको वो इस्लामिक टेररिज्म के साथ बहुत बार लिंक अप कर दिया जाता है और उसके ऊपर से पूरा पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है। व्हेरेas वो शायद एक सिंगल इंसिडेंट के रूप में हुई होगी। बहुत सारे इसमें ड्रग के रीज़न्स भी है और बहुत मल्टीपल रीज़न्स आपको मिलते रहेंगे। तो उसको इस तरह से मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही नज़र से देखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सर जब हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कंपेयर करें डीलिंग विद टेररिज्म, क्या आपको लगता है इंडिया ज़्यादा सक्सेसफुली या स्ट्रिक्टली इसको कर पा रहा है कंट्रोल? डेफ़िनिटली सर। हम रियायतें नहीं दे रहे हैं ना, हम मतलब इस तरह से फ्री हैंड और फ्री विल किसी को नहीं दे रहे कि तुम आओ और घुसड़ के करके जाओ। हमारे यहाँ बहुत ही क्लियर कट हमारी सिक्योरिटी मैंडेट्स हैं, एजेंसीज़ हैं हमारे पास, काउंटर टेररिज्म से लेके मतलब इंटेलिजेंस से लेके हर एक जगह के ऊपर। हम कहीं न कहीं एक जगह के ऊपर रुक रहे हैं, वो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ से। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में डी-रेडिकलाइज़ेशन भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यूथ को क्या कंज़म्पशन किया मतलब दिलवाया जा रहा है डेटा के नाम के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर से, उसको हमें कहीं न कहीं डील करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे हम लोग करने के लिए, और हम कर ही रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स भी उसके लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स चला रही होती है, ध्यान भी रख रही होती है। आप देखिए होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल्स या इस तरह के रेडिकल मॉड्यूल्स को बहुत बार बस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा गुजरात से ये केस आया था। गुजरात एटीएस ने उसको अ एक विशेष प्रकार का केमिकल पॉइज़न करने की कोशिश की जा रही थी, राइट? और उसको बस्ट किया गया और उसमें देखा तो 20-22 साल, 25 साल के लड़के थे जो दे वर कॉट अराउंड, राइट? तो ये दिखा रहा है कि रेडिकलिज़्म जो है बहुत ही डीप डाउन पेनिट्रेट हो चुका है और इसके लिए हमारी सरकारें और एजेंसीज़ तो काम कर ही रही है। सोसाइटी को भी इसमें आगे आने की आवश्यकता है। अगर सोसाइटी आगे आएगी, अवेयरनेस आएगी, तो चीज़ें मतलब कोई गलत कर भी रहा होगा तो उसको वहाँ से एड्रेस किया जा सकता है। सर आतंकवाद भी असल में एक इंडस्ट्री जैसा ही बन चुका है। ये प्रॉपर तो इंडस्ट्री है सर। तो देयर आर अब प्लेयर्स जिसको प्रॉफ़िट मिल रहा है, जिसको लाभ मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, तो वो तो प्रमोट करेंगे ही सर। तो सर जब हम इसे इकोनॉमी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरफ ये पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद है, चीन के अपने अपने इश्यूज चल रहे हैं कोरोना के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के। तो डू यू फोरसी भविष्य, क्या आप ऐसा देखते हैं कि उसमें अब उतना प्रॉफिट बचेगा नहीं, या सामने उतने उनके खिलाड़ी बचेंगे नहीं जो इसको सस्टेन कर पाए, या कि ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा, इसका अंत कभी हो सकता है? मतलब देखो इंडिया के केस में ऐसा है कि वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स। दे नो दैट कि इन कन्वेंशनल वॉर्स और इन कन्वेंशनल फाइट्स दे वोंट बी एबल टू विन अगेंस्ट इंडिया एज़ अ नेशन। हम जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं और हमारी जितनी शक्ति है, राइट? तो इसमें एक ही चीज़ होती है कि इंडिया को डाइवर्ट कराया जाए। बहुत सारे प्रदेश भी ऐसे होंगे, देश भी ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि इंडिया एक हद से ज़्यादा ग्रो ना करे। इनफैक्ट हमारे मतलब है ना, हम कह सकते हैं कि भेड़िए जैसे दोस्त हैं जो हमको कहने के लिए ये कहेंगे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर पीछे खंजर मार रहे होंगे। और वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को पनपने में और उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भई हम बेसिकली एक हद से ज़्यादा। आप देखिए टेररिज़्म या टेरर मॉड्यूल्स ख़ास करके ऐसे ही प्रदेशों में एक्टिव होते हैं, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी के नाम के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन को कट टू साइज़ किया जाता है। और इंडिया के केस में तो ऐसा है कि पाकिस्तान का पूरा एग्ज़िस्टेंस ही इसी के ऊपर है। वो फिर अगर ये चलो कश्मीर का मुद्दा हमने सॉल्व कर दिया इधर-उधर करके, तो फिर उनका एग्ज़िस्टेंस किस बात के ऊपर रहेगा? तो वो तो एक या दूसरी तरह से चलाएँगे। ऊपर से मतलब है ना, ये इट इज़ कॉल्ड एज़ अ साइलेंस बिफोर अ स्टॉर्म अराउंड, राइट? कि जब कोई बड़ा मॉड्यूल या बड़ा मतलब टेरर अटैक विल सी कि बहुत लंबे अंतर तक नहीं होता है, तो बहुत बार कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। मतलब हमें लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो गई है और अचानक से ही फिर देन थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल अराउंड। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, और हमारी सरकारें भी ये कर रही है। બીજું કંઈ પૂછો તમે? પનિશમેન્ટ ના કેસમાં कि भई पनिशमेंट लॉ एज़ अ डिटरेंट अराउंड ओके।
ના એમ હું એવું વિચારું કે આ ખબર આનું ઉજ્જવલ નિગમનું નવું પિક્ચર આવવાનું हाँ, એવું હશે તો તમે જોતા આવજો. कसाब बिरयानी वाला. હા, પછી આપણે એનું રિવ્યુના નામ પર આની જોડે આગળ પાછળ મિક્સ મેચ સ્ટીચ કરી હા, દઈશું. તો એમાં ઉજ્જવલ નિગમનું એક છે ને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એમાં મોડ્યુલમાં એવું છે કે टेररिज्म પણ ઘણા લોકો બહુ સોફ્ટલી બતાવે છે. સ્કૂલ માસ્ટર કા બેટા, હમ हाँ, एक गरीब मजदूर का बेटा, दो माँ दो बहनों का इकलौता भाई. ઠીક છે. એટલે આવી રીતના કરીને તો આ જે વલ્ચર્સ છે, આ એક રીતના ભેડિયા છે અને ગીધ જેવા છે, જે આમાં ઇમોશન્સ એક્સપ્લોર ટીઆરપી લઈને આવે છે, એમના કારણે સમાજની આતંકવાદની જોવાની દ્રષ્ટિકોણ ખબર નથી પડતી. એટલા માટે પછી ઉજ્જવલ નિગમે એમાં એકચ્યુઅલી કસાબની બધી હિસ્ટ્રી બતાવવાનું ચાલુ કરી. એના બાપા આવા છે અને ગરીબી છે અને એટલા માટે આવું કર્યું, રેડિકલ થઈ ગયું. એટલે પછી ઉજ્જવલ નિગમે આવીને બહાર આવીને જૂઠ બોલ્યો કે કસાબે બિરયાની માગી. તો 5 મિનિટ રહીને પછી કસાબને બિરયાની માગી, કસાબને બિરયાની માગી, કસાબ ન્યૂઝમાં જતું રહ્યું. એટલે કે હું હાથે કરીને જૂઠું બોલ્યો. તમને એવું લાગતું હશે કે બિરયાની માગી, નથી માગી. પણ તમે જે એને હ્યુમનાઇઝ કરી રહ્યા હતા ને ડેવિલને, તો એ વસ્તુ ખોટી છે. એટલે એક ડેફિનેશનમાં આપણે એવું કહેવું હતું, કહી શકાય. ફિલ્મ આવે એની જોડે આગળ हाँ, तो પાછળ इन्हीं आगर કરી पासर કરીને कर नाखी. सर ये जो आतंकवाद आप बता रहे हैं और आपने जो कहा कि इसकी एक कॉमन यूनिवर्सल डेफिनेशन भी अभी तक बन नहीं पाई है जिसपे सर्वसम्मति हो और हम देखते हैं कई बार ऐसी घटनाओं के बाद बहुत सारे इनके डिफेंडर या एपोलॉजिस्ट आ जाते हैं कि ये तो भाई बहुत गरीब था इसलिए रेडिकलाइज हो गया या इनको हिस्टोरिकली बहुत इनजस्टिस हुआ है भारत का ये रवैया था XYZ तो आतंकवादी को तो हम फांसी दे देंगे पर इन बाकी लोगों का क्या किया जाए ये जो गिद्ध की तरह वल्चर्स बैठे हैं मीडिया में सोशल मीडिया में. सर, ये सो कॉल्ड सोशल एक्टिविज्म के नाम के ऊपर, मतलब लोगों को टीआर और अपनी टीआरपी चमकाने के नाम के ऊपर ये सब चीज़ें किया जा रहा है. एक मतलब उदाहरण मुझे इसके ऊपर बहुत याद आता है, वो कसाब वाला एग्जाम्पल. तो जब 26/11 के बाद कसाब को वीर गति को प्राप्त हुए, हम मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ओमले साहब, तुकाराम ओमले, एंड उन्होंने शहादत हासिल की, तब जाके कसाब जिंदा पकड़ा गया. और उसके ऊपर जब कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, तो जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे, उनके कंटेक्स्ट में जब डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें मीडिया में एक दिन बहुत सारी बातें आ गई कि कसाब ने क्यों हथियार ले लिया. कसाब ने कहा तो गरीबी थी और इकलौता भाई है 2 बहनों के बीच में, गरीब माँ-बाप के अंदर दूसरा, तो उसको इतने मतलब दानव जैसे व्यक्ति को ह्यूमनाइज़ किया जा रहा था. और इसमें तुम मतलब सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी. अब इससे क्या होता है, व्यूज़ आते हैं, साइके क्रिएट होता है और फिर वो है ना कि पब्लिक ट्रायल या पब्लिक परसेप्शन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. और इनको कहीं न कहीं लगाम लगाने की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भई हम इनको कॉल आउट करें सोसाइटी के अंदर से, कि भाई देखो, तुम्हारी टीआरपी, तुम्हारा बिज़नेस, तुम जो भी है प्रॉफिट-वॉफिट है, तुम जो भी यार कमाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशन सिक्योरिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइक नो ब्लडी 200 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इतना बड़ा टेरर अटैक हो और जो व्यक्ति ने अटैक किया है तुम उसकी कुंडली दिखा रहे हो. और ऐसा वो कश्मीर में भी 1-2 ऐसा हुआ कि वहाँ के यूथ थे, किसी ने बंदूक उठा ली थी, हमारी फोर्सेस ने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया. गरीब स्कूल मास्टर का बेटा. अरे भाई, स्कूल मास्टर के बेटे तो बहुते होते हैं. अब हर बार तुम इस तरह से तुम ह्यूमनाइज़ करके उसको एक तरह से एक अलग ही कैरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश करोगे, तो और ये इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे कराओगे, तो उसके साथ अन्याय हुआ था इसके लिए बंदूक उठा देंगे. तो ये नई जनरेशन में भी यही मैसेज जाएगा ना, मेरे साथ अन्याय होगा, मैं भी बंदूक उठाऊँगा. तो ये तो समाज में अराजकता फैलाने लायक केस हो जाएगा ना, राइट? ओके. और फिर उसमें रेडिकलाइज़ेशन तो कहीं से भी हो सकता है. आज की तारीख में तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप घर के बाहर जाओ और कोई आपको पकड़ के रेडिकलाइज़ करे. कोई आपके फ़ोन में, आपकी मोबाइल में, आपकी ईमेल में, आपके व्हाट्सएप चैट में, आपकी इंस्टाग्राम के चैट में स्नीक इन करके आपको रेडिकलाइज़ कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा. ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी जो सत्य नहीं होगी, पर पोस्ट ट्रूथ के रूप में आपको रियलिटी बताई जाएगी. तो फिर इसको तो हमें कॉल आउट करना पड़ेगा. मतलब दिस थिंग हैज़ टू बी लाइक नो कॉल्ड आउट, एंड इवेंचुअली हमें इसको मतलब है ना स्टॉप करवाने के लिए मुहिम चलानी, तो मुहिम भी चला सकते. जी सर, मतलब जितनी स्टेट की जिम्मेदारी है उतनी एक एक सिटीजन की भी जिम्मेदारी है Right. आतंकवाद से लड़ना, उसको कॉल आउट करना. हर एक व्यक्ति फिजिकली बंदूक उठाकर ना लड़ सके लेकिन अपने शब्दों से, अपने रवैये से, अपने अप्रोच से उसे कुछ ना कुछ प्रहार करते रहने चाहिए. बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें. ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट. An academy. Let's crack it.